सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग फोकस। कहानी की शुरुआत में हमें निकी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो रेस्टोरेंट में बैठा होता है। वहीं पर एक लड़की है जिसका नाम जैस है। वो किसी दूसरे आदमी से बचकर निकी के पास उसकी टेबल पर बैठ जाती है और कहती है, क्या तुम 5 मिनट के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो? मेरी जान खतरे में है। निकी उसकी बात मान जाता है और अब जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, जैस निकी को सिड्यूस करना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो उसे होटल के कमरे में ले जाती है। और जब ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं तभी वहां पर एक आदमी गन लेकर आ जाता है और निकी पर तान देता है। वो बहुत गुस्से में होता है। जैस बताती है, ये मेरा साइको हस्बैंड है, तुम यहाँ से चले जाओ। पर निकी कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, वैसे भी मैं बहुत बीमार हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये मुझे मार दे। और अब जैस समझ जाती है कि निकी को उसका प्लान पता चल चुका है, इसीलिए वो अपने पार्टनर से कहती है कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसे समझ में आ चुका है कि हम इसे लूटना चाहते हैं। दरअसल इन दोनों का काम यही होता है कि ये लोगों को अपने जाल में फंसा कर लूटते हैं। पर यहाँ निकी को इनके प्लान के बारे में पता चल गया था। निकी यहाँ से जाने से पहले कहता है कि कभी अपने फोकस को मत खोना, मुझे कोई बीमारी नहीं है। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर जैस भी आ जाती है। निकी जैस को अपने साथ एक ड्रिंक पीने के लिए कहता है। ये दोनों के दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ पर ये आपस में बातें करते हैं। यहाँ पर जैस को पता चल जाता है कि निकी भी उन्हीं की तरह एक बहुत शातिर चोर है, लेकिन उसका लेवल बहुत ही ऊपर है। वो बातों ही बातों में जैस की बहुत सारी चीज़ों को बड़ी सफाई से उड़ा लेता है, जिससे जैस उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है। वो निकी से कहती है कि मैं तुम्हारी टीम में शामिल होना चाहती हूँ, लेकिन निकी अपनी टीम में सिर्फ एक्सपर्ट लोगों को रखता है, इसीलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा। और अब वो जैस को अपनी टीम से मिलवाता है, जिसके बाद ये सब के सब एक क्राउडेड प्लेस में जाते हैं जहां पर बड़ी सफाई से जैस और निकी की जो टीम होती है बहुत सारे सामान को चुरा लेते हैं। और अब जैस भी उनकी टीम में शामिल हो चुकी है। रात को जब ये चुराए हुए सामान को देख रहे होते हैं तो उसमें एक नेकलेस होता है जो कि जैस को बहुत पसंद होता है। वो उस नेकलेस को रखना चाहती है पर निकी मना कर देता है। वो कहता है, कभी भी हम चोरी किए हुए सामान को अपने पास नहीं रखते। और अब कहीं ना कहीं जैस निकी को पसंद करने लगी है। निकी जैस को एक रहने के लिए फ्लैट भी देता है, जिससे जैस बहुत खुश होती है। रात को जैस निकी के कमरे में जाती है जहां पर ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अगले दिन जैस निकी के एक आदमी के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है जहां पर आसपास बहुत अमीर लोग होते हैं। और तभी निकी का जो आदमी होता है उसके सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। दरअसल वो बीमारी का नाटक कर रहा होता है। और जब सब लोगों का ध्यान उसकी तरफ होता है तो यहाँ पर जैस और निकी की जो दूसरी टीम होती है इन अमीर लोगों की बेशकीमती चीज़ों को चुरा लेते हैं। अब इन्होंने अपना सारा सामान बेच दिया है। इन्होंने लाखों डॉलर्स की चोरी की है। निकी अपनी पूरी टीम से कहता है कि सब अपने घर जाओ, मैं तुम सबका हिस्सा तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा और अब हम इस फ्लैट में कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। यहाँ से सब अपने उंगलियों के निशान मिटा दो। यहाँ पर निकी का एक साथी उससे कहता है कि इन पैसों से जुआ मत खेलना। दरअसल निकी को जुआ खेलने की आदत होती है। निकी कहता है, तुम चिंता मत करो। और अब उसके सभी साथी यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद निकी पैसों का बैग लेकर जैस के साथ एक रग्बी मैच देखने के लिए जाता है। जैस को ये मैच बहुत ही बोरिंग लग रहा होता है, इसीलिए निकी उसका दिल बहलाने के लिए उससे एक शर्त लगाता है। दरअसल एक लड़की सीट से उठकर ऊपर की तरफ आ रही होती है। निकी जैस से कहता है कि कम से कम 8 लोग इसे मुड़कर देखेंगे। जैस कहती है कि नहीं, 5 से 6 लोग इसे मुड़कर देखेंगे। और ये दोनों $100 की शर्त लगा लेते हैं। इन्हीं के पास एक बिजनेसमैन बैठा होता है। वो कहता है कि मैं भी शर्त में शामिल हूँ, इस लड़की को 3 लोग देखेंगे। और जब वो लड़की ऊपर की तरफ आती है तो उसे 5 लोग मुड़कर देखते हैं, जिससे जैस इस शर्त को जीत जाती है। और अब वो बिजनेसमैन निकी से और भी शर्त लगाना चाहता है। निकी उससे $500 की शर्त लगाता है, जो वो बिजनेसमैन जीत जाता है। और अब निकी शर्त लगाने में इंटरेस्टेड नहीं होता, पर बिजनेसमैन उसे प्रोवोक करता है, जिसके बाद ये एक बार फिर से $5000 की शर्त लगाते हैं। बिजनेसमैन इस शर्त को जीत जाता है। एक बार फिर से बिजनेसमैन कहता है कि क्यों ना एक और शर्त लगाई जाए। दरअसल टीम का अब एक प्लेयर बॉल को पास करने वाला है। बिजनेसमैन पूछता है क्या वो बॉल को अच्छे से पास कर पाएगा। निकी कहता है हाँ।
हालांकि जेस नहीं चाहती कि निकी शर्त लगाए, पर अब वो शर्त लगा चुका है। वो प्लेयर बॉल को अच्छे से पास नहीं कर पाता, जिससे निकी एक बार फिर से हार जाता है, जिससे निकी को गुस्सा आ जाता है। वो उस बिजनेसमैन से कहता है क्यों ना हम $50,000 की शर्त लगाएं। वो कहता है हाँ क्यों नहीं, और एक बार फिर से शर्त लगाई जाती है, जिस शर्त को भी निकी हार जाता है। निकी को अब और भी गुस्सा आता है। वो $1,00,000 की शर्त लगाना चाहता है। जैस उसे वहां से चलने के लिए कहती है, लेकिन अब निकी का अहंकार उसके आगे आ गया है, इसीलिए वो जेस की बात नहीं सुनता। बिजनेसमैन कहता है तुम्हारे पास इतने पैसे हैं। निकी $1,00,000 उसके सामने रख देता है। अगली शर्त होती है क्या प्लेयर बॉल को अच्छे से पास कर पाएगा। निकी कहता है कि नहीं, लेकिन इस बार प्लेयर बॉल को अच्छे से पास कर देता है, जिससे निकी इस शर्त को भी हार जाता है। खेल खेल में वो लगभग $2,00,000 हार चुका है, और अब निकी कहता है क्यों न $10,00,000 की शर्त लगाई जाए। ये एक प्राइवेट रूम में जाते हैं, जहां पर बिजनेसमैन ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालता है, जो कि नंबर 5 होता है, और अगर निकी को शर्त को जीतना है तो उसे 5 से ज्यादा नंबर निकालना होगा। निकी को पूरा विश्वास है कि वो इस शर्त को जीत जाएगा, क्योंकि 5 नंबर बहुत छोटा है, पर जब वो अपना कार्ड, अपना पत्ता निकालता है तो वो नंबर 3 होता है। निकी एक बार फिर से हार चुका है। जेस भी गहरे सदमे में आ जाती है कि निकी ने अपनी जुए की आदत के चलते लाखों डॉलर्स गंवा दिए, जिस पर सिर्फ उसका अधिकार नहीं था, बल्कि उसके साथियों का, उसकी टीम का भी अधिकार था। और अब जब जेस और निकी यहाँ से जा रहे होते हैं, वो बिजनेसमैन एक बार फिर से निकी को ललकारता और कहता है क्या तुम्हारे पास इतने पैसे थे, क्यों ना एक और शर्त हो जाए। निकी का अहंकार एक बार फिर से उसके सामने आ जाता है। वो किसी भी तरह से बिजनेसमैन को हराकर अपना प्राइड और अपने पैसे वापस हासिल करना चाहता है। वो बिजनेसमैन से कहता है क्यों ना हम $20,00,000 की शर्त लगाएं। बिजनेसमैन उसकी बात मान जाता है, और अब निकी उस बिजनेसमैन से कहता है कि तुम दूरबीन से ग्राउंड में किसी भी प्लेयर का जर्सी नंबर देखो, मैं उसका जर्सी नंबर बता दूंगा, और अगर ऐसा करने में मैं कामयाब हो गया तो मैं $20,00,000 जीत जाऊंगा, और अगर मैंने नंबर गलत बताया तो ये शर्त तुम जीत जाओगे। बिजनेसमैन को उस पर शक होता है, इसीलिए निकी कहता है ठीक है तुम नंबर देखो, और नंबर मैं नहीं बल्कि जेस बताएगी। जेस को कुछ समझ नहीं आता कि निकी क्या कर रहा है, क्योंकि इतनी सारी जर्सीज में उसे सही नंबर बताना होगा, जो लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है। वो निकी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन निकी उसकी बात नहीं मानता। निकी इतना ही कहता है कि जो नंबर तुम्हें अपना सा लगे बस तुम वही नंबर बोल देना। और अब सबसे पहले बिजनेसमैन नंबर देखता है, जिसके बाद दूरबीन जेस को दी जाती है, और जब वो दूरबीन से प्लेयर्स को देख रही होती है तभी उसमें एक उसे जाना पहचाना चेहरा नजर आता है, जिसे पहले से वो जानती है, जिसका जर्सी नंबर 55 होता है। उसे निकी की बात याद आती है, उसने कहा था जो भी नंबर तुम्हें जाना पहचाना सा लगे तुम उस नंबर को बोल देना। जेस नंबर 55 बोलती है, और यही सही नंबर होता है। बिजनेसमैन ने भी नंबर 55 ही देखा था, जिसके बाद निकी शर्त जीत जाता है। उसने ना अपने सारे पैसे रिकवर कर लिए, बल्कि उसने लाखों डॉलर्स भी जीत लिए। ये दोनों के दोनों पैसे लेकर यहाँ से बाहर गाड़ी में आ जाते हैं, जहाँ पर निकी जेस को बताता है कि ये हमारी प्लानिंग थी। हमें पता था कि बिजनेसमैन को शर्त लगाने की आदत है, इसीलिए शुरू में जानबूझकर मैं उससे सारी शर्तें हार गया। दरअसल जब बिजनेसमैन मैच देखने के लिए आ रहा था तो हमारे साथी जानबूझकर रास्ते में उसके सामने नंबर 55 लाए। यहाँ तक कि जिस गाड़ी में वो बैठा था उसमें हमने वही सॉन्ग प्ले किया जिसमें बार बार नंबर 55 बोला जा रहा था। हम उसके दिमाग में नंबर 55 को फीड करना चाहते थे, जिसमें हम कामयाब हो गए। जिस प्लेयर की जर्सी को तुमने देखा, हम उस प्लेयर की फोटो को जानबूझकर उस बिजनेसमैन के सामने भी लाए थे। उसने नंबर 55 देखा। मैंने तुम्हें पहले से हिंट दिया हुआ था, जो भी नंबर तुम्हें जाना पहचाना लगे तुम उस नंबर को बोल देना, और इस तरह से हम शर्त को जीत गए। निकी से वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी है, और अब निकी यहाँ से निकलने से पहले जेस को $80,000 देता और कहता है कि आज से हम सब के रास्ते अलग अलग हैं। दरअसल इनकी टीम अब टूट चुकी है, लेकिन जेस को ये सुनकर बहुत दुख होता है, क्योंकि वो निकी से प्यार करती है। पर निकी के दिल में ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक टीम की तरह उसके साथ काम कर रहा था। 3 साल बीत जाते हैं। हमें निकी को दिखाया जाता है। उसे देखकर लगता है कि अब उसके पैसे खत्म हो चुके हैं। निकी यहाँ पर एक मोटर स्पोर्ट ओनर से मिलने के लिए आया है, जिसका नाम गैरिगा है। गैरिगा उसके पास आता है
और बताता है कि हमने अपनी मोटर बाइक्स के लिए, मोटर कार्स के लिए एक फ्यूल का एल्गोरिदम बनाया है जिससे हमारी गाड़ियों की स्पीड बहुत बढ़ चुकी है। हर कोई उसे हासिल करना चाहता है। तुम्हें बस यही करना है कि जो हमारे राइवल्स हैं उन्हें एक फॉल्टी फ्यूल एल्गोरिदम को बेचना होगा। गैरिगा ने इसके लिए पहले से प्लान बनाया होता है। वो निकी को अपनी कंपनी में इंजीनियर के तौर पर रख लेता है और अब उसे एक पार्टी में बस ये दिखाना है कि निकी और गैरिगा के बीच में एक भयंकर लड़ाई हो गई, जिसके बाद दूसरे टीम वाले उससे जरूर कांटेक्ट करेंगे और फ्यूल के एल्गोरिदम को हासिल करने की कोशिश करेंगे। निकी के लिए काम बहुत ही मामूली है। वो इस काम के लिए हाँ कह देता है और अब वो उस पार्टी में पहुंच जाता है जहां पर गैरिगा से उसे लड़ना है। तभी वो देखता है कि जेस भी उस पार्टी में है, जो कि अब गैरिगा की गर्लफ्रेंड है। दरअसल पिछले 3 सालों से दोनों एक दूसरे से नहीं मिले। जेस निकी के पास आती है और कहती है कि गैरिगा को मेरे पिछले कामों के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए उसे कुछ मत बताना। पर निकी अंदर ही अंदर जेलस होता है, जिसके बाद जेलसी और गुस्से में वो गैरिगा के पास जाता है और उससे सच में लड़ने लगता है, जो कि इनके एक प्लान का हिस्सा भी होता है, जो आसपास सभी लोग देखते हैं, जिसमें दूसरी कंपनीज के ओनर्स भी हैं। निकी को पार्टी से निकाल दिया जाता है और अगले दिन वो एक दूसरी कंपनी के ओनर से मिलने के लिए जाता है। निकी कहता है कि मैं तुम्हें वो फॉर्मूला दे सकता हूं, पर इसके बदले तुम्हें मुझे $30 लाख देने होंगे। दूसरी कंपनी का ओनर हाँ कर देता है, क्योंकि ये उस फॉर्मूले के लिए बहुत छोटी रकम है। अब निकी वहां से निकल जाता है। वहीं जेस को दिखाया जाता है, जिसके पास निकी का एक आदमी आता है। वो जेस को बताता है कि आज से 3 साल पहले जब निकी तुम्हारी जिंदगी से दूर गया तो वो उसके लिए बहुत जरूरी था। वो आज भी तुम्हें बहुत पसंद करता है। इसके बाद जेस को वो एक बॉक्स देता है और वहां से चला जाता है। और जब जेस उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर वही नेकलेस था जिसे 3 साल पहले जेस ने पसंद किया था, पर निकी ने ये कहा था कि हम चोरी के सामान को अपने पास नहीं रखते। उस नेकलेस को पाकर वो बहुत खुश होती है। वो उसे अपने गले में पहन लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी वो निकी को पसंद करती है। अगले दिन निकी को दिखाया जाता है, जो दूसरी कंपनी के ओनर के पास जाता है और 3 मिलियन यानी कि $30 लाख के बदले उन्हें वो फॉर्मूला दे देता है। पर निकी यहीं पर नहीं रुकता। इसके बाद वो और दूसरी कंपनीज के ओनर के पास जाकर उन सबको भी फॉर्मूले को बेच देता है, जिससे उसे अच्छी खासी रकम मिल जाती है। क्योंकि अगर सिर्फ वो गैरिगा के लिए काम करता तो उसे $1 मिलियन मिलते, जिसमें निकी को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और अब सारे पैसे लेकर जेस के साथ वो यहाँ से भागना चाहता है। वो जेस को मैसेज करता है, पर बहुत देर तक जेस नहीं आती। और जब यहाँ से निकी निकलने वाला होता है तभी जेस आ जाती है। ये दोनों के दोनों गाड़ी से यहाँ से निकल रहे होते हैं, पर गैरिगा का आदमी अपनी गाड़ी से इनकी गाड़ी को टक्कर मारता है, जिसके बाद इन दोनों को पकड़ लिया जाता है। साथ ही निकी ने दूसरी टीम से जितने पैसे लिए थे वो भी वहीं पर होते हैं। गैरिगा निकी से कहता है, तुमने ये अच्छा नहीं किया। दरअसल निकी ने किसी तरह से गैरिगा के असली सॉफ्टवेयर को हासिल कर लिया था और उसने सभी लोगों को सॉफ्टवेयर बेच दिया। गैरिगा निकी से पूछता है कि तुमने ये कैसे किया। निकी कुछ नहीं बताता, पर जब वो जेस को टॉर्चर करता है तो निकी कहता है कि ये मेरे प्लान का एक हिस्सा था। मैंने जेस के गले में जो नेकलेस पहनाया था उसमें एक खास तरह की चिप थी, जिस बारे में जेस को कुछ नहीं पता। उस चिप के जरिए मैंने तुम्हारे पासवर्ड को और तुम्हारे सारे डेटा को चुरा लिया, लेकिन इसमें जेस का कोई हाथ नहीं है। दरअसल वो जेस को नहीं फंसाना चाहता। जेस भी यहाँ पर एक्सेप्ट करती है कि वो गैरिगा के साथ उसकी महंगी घड़ियों को चुराने के लिए आई थी। वो उससे प्यार नहीं करती, जो बात गैरिगा को पहले से पता थी। लेकिन गैरिगा का 40 मिलियन का जो सॉफ्टवेयर था उसे निकी ने बर्बाद कर दिया, क्योंकि अब वो सबके पास है, इसीलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए गैरिगा की सिक्योरिटी का जो हेड होता है वो अपनी गन निकालता है और निकी को शूट कर देता है, जो देखकर गैरिगा डर जाता है। वो कहता है कि ये तुमने क्या किया, पैसा हम फिर भी कमा लेंगे, लेकिन अगर पुलिस को पता चल गया तो हम सब के सब जेल जाएंगे। वो अपनी सिक्योरिटी के हेड को काम से निकाल देता है और अपने लोगों के साथ यहाँ से निकल जाता है। गैरिगा के और उसके लोगों के जाने के बाद हमें पता चलता है जिस सिक्योरिटी हेड ने निकी को गोली मारी थी, दरअसल वो उसके पिता है। बचपन में उन्होंने निकी को अडॉप्ट किया था। निकी को उन्होंने सब कुछ सिखाया है। जानबूझकर उन्होंने निकी को दिल के पास गोली मारी होती है ताकि गैरिगा को लगे कि वो मर गया है, साथ ही वो बच भी जाए। निकी की जान बच चुकी है
और अब ये तीनों सारे पैसे लेकर गाड़ी से यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में सिक्योरिटी हेड गाड़ी को रोकता है और सारे पैसे लेकर निकी और जेस को यहाँ पर अकेला छोड़कर चला जाता है, जिसका मतलब ये है कि निकी के हाथ कुछ नहीं लगा, पर जेस उसके साथ है जिससे वो बहुत प्यार करता है।